एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं 2020 के सेकंड पेपर को, जो कि होता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके साथ ही आपको बता दें, अब तक आपके 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी आप चैनल पर जाएंगे तो देखने के लिए मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई, तो तुरंत चैनल पर जाकर आप उन प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेस को चेक कर लीजिए, यानी कि क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, ताकि परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को अच्छे से अटेंड कीजिए। अभी आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए गए हैं। अब आपके अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न ये स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आज 2020 का ये दूसरा पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पहला प्रश्न आज आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में आप क्या जानते हैं क्या, बता दीजिए आप फटाफट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है, उसमें क्या वर्णन किया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का इसमें क्या कहा गया, इसमें भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण का उपबंध करता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे जाए क्वेश्चन में कि जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए, तो आप बता देंगे कि वो यूएसएसआर के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या आपका 17 है, जिसमें आपसे पूछा गया कि बता दीजिए वुड का जो घोषणा पत्र 1954 आया था, उसके शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे। तो इसके शिक्षा संबंधी उद्देश्य थे, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बताया था। ठीक है, इसके अलावा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग के क्या कार्य थे, इसके 2 कार्य आप निम्नलिखित देख सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन की समीक्षा करना था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना, और द्वितीयक शिक्षा स्तर की समीक्षा करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हंटर आयोग के 2 कार्य हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है आपका 19। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं। तो समस्त जीवन काल के दौरान मनुष्य कई संस्थाओं के संपर्क में आते हैं, वे इन संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक अनुभवों की प्राप्ति करते हैं। इन संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। शिक्षा के इन अभिकरणों को परिवार कह सकते हैं, विद्यालय, समुदाय, राज्य, मीडिया आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सारे के सारे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है, BRC। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है शैक्षिक उन्नयन में। ठीक है, तो फटाफट देख लेंगे आखिर ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। तो ब्लॉक के समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें संबंधित विद्यालयों को वितरित करने का कार्य ही शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की भूमिका है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, लॉर्ड कार्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए थे। लॉर्ड कार्जन ने, ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे लॉर्ड कार्जन के द्वारा। तो भारतीय भाषाओं को मुख्य स्थान दिया जाए। ठीक है, ऐसा कहना था लॉर्ड कार्जन का। प्राथमिक शिक्षा के अनुदान राशि बढ़ा दी जाए। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, ये कहना था यहाँ पर लॉर्ड कार्जन का। ठीक है, भारतीय शिक्षा के संबंध में। अगला था यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके अलावा अध्यापकों के प्रशिक्षण को सही और कुशल व्यवस्था करने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके अलावा जिन विद्यालयों यानी कि स्कूलों में सुयोग्य अध्यापक हैं वहाँ किंडरगार्टन और वस्तु पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। लॉर्ड कार्जन ने प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षा में यहाँ पर सुधार किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 22 से 22। इसमें क्या पूछा गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य यहाँ पर बताए गए। इसमें मौजूदा नीति ढांचे में कई महत्वपूर्ण संशोधन और परिवर्तन पेश किए गए, जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच
को बढ़ाना है। इसके अलावा इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा इसमें पिछड़े वर्गों को शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा के लिए सतत प्रयास किया गया। इसके अलावा प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लक्ष्य में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बालिकाल परिचय संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और ये जो योजना थी 1987 में स्टार्ट की गई थी। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, तो आप इसे देख लीजिए। योजना भारत सरकार के द्वारा सन 1987 में स्टार्ट की गई। ये शिक्षा नीति से संबंधित योजना थी। इसके अंतर्गत प्राइमरी विद्यालयों का विकास करना था जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य लक्ष्य था शिक्षा के सपनों को साकार करना और प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में लड़कियों को विद्यालय तक पहुंचना और शिक्षा की गुणवत्ता में सभी तरह के सुधार लाना था, ठीक है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सभी प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर का स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम क्या है, ठीक है। स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम क्या, फटाफट देख लेंगे। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में सीखने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करना है। ये निपुण भारत मिशन का एक हिस्सा है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इस कार्यक्रम में सप्ताह 12 सप्ताह की गतिविधियां शामिल हैं जो बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करने, उनकी भाषा, साक्षरता, संख्या और वैज्ञानिक सोच कौशल विकसित करने के लिए निर्मित किया गया। ये कार्यक्रम भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में लागू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया कि शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। शिक्षा पर कानून स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। इसी कारण शिक्षा को इस समय समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले क्या थी, शिक्षा केवल राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। उस समय केवल स्टेट गवर्नमेंट को ही एजुकेशन के मामले में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अब एजुकेशन को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस कारण सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अब उस पर कानून बना सकती है। तो सन 1976 से पहले शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार में थी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर विकास और प्रसार किया जाना चाहिए था वह स्टेट लेवल पर नहीं हो पा रहा था। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया ताकि केंद्र भी इस संदर्भ में अपनी वांछित भूमिका निभा सके। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों हैं इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती हैं तथा उनके अनुसार शिक्षा के परिणात्मक और गुणात्मक विकास में वांछित कार्य कर सकती हैं। किस नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद है तो केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वही एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या है आपका 26 स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट किया गया था, फटाफट आप बता दीजिए। तो उत्तर प्रदेश से सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले श्रावस्ती, कौन से, श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य निम्न और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन या आश्वासन देना है। जुलाई 1996 में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। कहाँ पर देखना है, यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ऊपर का नहीं लिखना आपको। यहाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से लिखना है नीचे की साइड से, ठीक है। स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 1996 में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था। यह अभियान कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये इतना आपको लिखना है, ठीक। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 27 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप इसे देख लेंगे यहाँ पर। तो 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है क्या। तो ये योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 14 अगस्त 1987 को स्टार्ट की गई। खतरनाक व्यवसायों, ठीक है, और प्रक्रियाओं में से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान करने, उन्हें हटाने में सरकार अग्रणी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन और दायरे में सरकार, जिला प्रशासन और नागरिक समाज परिवर्तन एजेंसियों और सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों के सहयोगात्मक प्रयासों के द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है, ठीक है। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं पर भी कारखानों में ना लगाया जाए, उनसे कार्य ना कराया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर राष्ट्रीय बाल श्रम योजना में आती है, ठीक। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या है आपका, आप देख सकते होंगे 28 और प्रश्न संख्या 28 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा गया कि CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है। तो CTE जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षक तैयार करता है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक को भी तैयार कर देता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 29 है मिड डे मील, MDM मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कर दीजिए, कर देते हैं फटाफट स्पष्ट। मिड डे मील है क्या,
ठीक है। तो ये मध्याह्न भोजन योजना है जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। कैसी है? केंद्र प्रायोजित, ठीक, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1995 में इस योजना की स्टार्ट की गई थी। ये प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। कैसा? विश्व का, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। कौन सा? MDM, मिड डे मील, ठीक है। तो इसके साथ आपका अगला प्रश्न आज आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है, ठीक है। तो बिना बोझ के शिक्षा में निम्नलिखित 2 प्रकार के बोझ की बात कही गई है, भौतिक बोझ और मानसिक बोझ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपकी आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त हो रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और इसके साथ ही मॉडल पेपर भी बहुत जल्दी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है अब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 3 अप्रैल से। 3, 4, 5 अप्रैल में आपकी परीक्षाएं हैं, तो इसके लिए आपको मॉडल पेपर भी चाहिए, जिनसे 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत जल्दी आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन क्लासेस को आप जरूर देखिए जो मॉडल पेपर वाली भी हैं, ठीक है। तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।